Before understanding the question answer, I want to brief the summary so that you will get an ease to understand all the question. So I tell you the summary of this chapter, then we will understand the question answer. Chapter name is Birds and Salim Ali. Basically, it is the biography of Salim Ali. So Salim Ali was an ornithologist, means a person who makes scientific study of birds. यानी कि एक ऐसा पर्सन था जिसने साइंटिफिक स्टडी की थी बर्ड्स के बारे में. जो पर्सन बर्ड्स के बारे में साइंटिफिक स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं ornithologist. And his full name was Dr. Salim Moizuddin Abdul Ali, and he was born in 1896. And when he was a child, his parents passed away. जब वो छोटा बच्चा था तो उसके पेरेंट्स चले गए थे इस दुनिया में. So he was brought up by his uncle, and his name was Amiruddin Tyabji. जो इसका पालन पोषण हुआ इसके अंकल के द्वारा हुआ जिनका नाम था अमीरुद्दीन त्याबजी. Amiruddin Tyabji was he used to help the royal family in shikars like hunts, right? So when Salim Ali was 9 or 10 years old, his uncle gifted him a air gun. So then he became a shooter. When he got a yellow spot on its like yellow spot a bird like a curry stain, so he was confused. Means he wanted to know that what is the identification of this bird. तो जब उसको एक येलो स्पॉट वाली एक हाउस एक होम बर्ड उसको मिली तो वो कंफ्यूज था कि कौन सी बर्ड है जिसकी थ्रोट पर येलो एक स्टेन है एक स्टिग्मा है जैसे कि करी का स्टिग्मा होता है. सो ही वेंट टू हिज अंकल. वो अपने अंकल के पास गया बट उसके अंकल ने उसको बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में भेज दिया. इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BNHS. तो वहां पर उसको उसकी आइडेंटिफिकेशन तो मिल गई उस बर्ड की और साथ में उसके अंदर एक इंटरेस्ट जाग गया कि वो भी एक ऑर्नियोथोलॉजिस्ट बनेगा बर्ड्स के बारे में एक साइंटिफिक स्टडी करेगा. सो he wanted to take the zoology particularly on ornithology he wanted to take in this. But study was very boring, very difficult. So in his college life, he spent approximate 7 to 8 months. Then he left the college. And then what happened? He went to the Burma, and because he wanted to help his brother in a hardware shop. अपने एक हार्डवेयर शॉप थी उसकी ब्रदर की तो वो उसकी हेल्प करना चाहता था. बाद में उसने एक तहमीना नाम की एक गर्ल से एक लेडी से शादी कर ली जिसका सेम इंटरेस्ट था बर्ड्स में. और फिर वो एक गाइड लेक्चरर बन गया था. उसके बाद वो फिर वो साइंटिफिक स्टडी करना चाहता था तो सलीम अली बर्लिन यूनिवर्सिटी जूलॉजिकल म्यूजियम में गया. वहां पे उसने स्टडी की. उसके बाद भी उसको जॉब नहीं मिली. तो उसने फाइनली क्या किया उसके माइंड में एक आइडिया आया. उसने BNHS को एक ऑफर किया कि वो एक साइंटिफिक फील्ड सर्वे करवाएगा अगर वो उसको उसके एक्सपेंसेस अगर पे करेंगे. तो BHS ने इस बात को मान लिया और उसने पहला सर्वे अपना हैदराबाद में स्टार्ट किया, राइट. उसके बाद उसकी बायोग्राफी से हमें पता लगता है कि वेटलैंड्स जो होते हैं जो भरतपुर में थे इंडिया में तो उसको बचाने में इसका मेन हाथ था. यानी कि इसकी वजह से वो वेटलैंड था जो भरतपुर में उसको बनाए रखा गया क्योंकि वहां पे वो जो स्थान था वो एक पक्षियों का शरणार्थल था जिसको हम सेंचुरी बोलते हैं. एक सेंचुरी था जहां पे विंटर्स में बेसिकली बर्ड्स दूसरी कंट्री से फॉरेन से आते हैं. तो उसने लोगों को समझाया कि जो वेटलैंड है ये क्वाइट इंपॉर्टेंट है. इसकी वजह से यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं दूर से बर्ड्स आते हैं तो उसको बचाने में उसका मेन पार्ट रहा, राइट. उसको बाद में यानी कि सलीम अली को बाद में पद्माश्री और पद्मा विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया इसलिए उसको बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था. और 1987 में जब वो 91 ईयर ओल्ड के थे तो वो इस दुनिया से चले गए थे, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस समरी. Now let's understand the question answer of this chapter. Our first question is that choose the right options to complete these sentences. So some sentences are written here, so we need to choose the right options to complete these sentences. Our first sentence is that
Unlike bird watchers, ornithologists जो बर्ड वॉचर की तरह नहीं होते हैं, जो ornithologist होते हैं, अर्न अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा कमाते हैं, मेक ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स, वो एक साइंटिफिक स्टडी करते हैं बर्ड्स की, स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन जंगल्स, फोटोग्राफिंग रेप्टाइल्स, तो बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं फोटोग्राफिंग में रेप्टाइल्स की. सो विच इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस? आई होप यू नो द आंसर. सेकेंडली, when he grew up, सलीम अली wanted to become, जब वो बड़ा हो गया था, यानी कि सलीम अली जब बड़ा हो गया था, ग्रोन अप हो गया था, तो वो क्या बनना चाहता था? एन एंट्रप्रेन्योर, एक्सप्लोरर एंड ए बिग गेम हंटर, द बेस्ट ornithologist in the country, a hardware shop owner. So according to chapter you should reply. Okay, come on, the third question. The thing that triggered Salim Ali's interest in birds was, वो क्या चीज थी जिसकी वजह से सलीम अली का जो इंटरेस्ट था वो बढ़ गया था बर्ड्स में? दैट वाज हिज अंकल्स, रिनाउंड एज ए हंटर, उसके जो अंकल थे एक हंटर के रूप में फेमस थे. अ चांस विजिट टू द बीएनएचएस, उसको एक चांस मिला बीएनएचएस में जाने का, उसकी वजह से उसका इंटरेस्ट बढ़ गया. बोथ द ऑप्शन ए एंड बी, दोनों ही ऑप्शन ए और बी. सो विच इज द सुटेबल आंसर? यू शुड ट्राई टू रिप्लाई. Slim Ali tried to land jobs as an ornithologist, but जो सलीम अली थे वो जॉब्स को पाना चाहते थे, यानी कि नौकरी पाना चाहते थे ऑर्निथोलॉजिस्ट के रूप में, परंतु द लैक ऑफ कॉलेज डिग्री प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम द बीइंग सिलेक्टेड. कॉलेज की डिग्री नहीं थी उसके पास, इसलिए वो सिलेक्ट नहीं हुए. देयर वर नो जॉब्स फॉर ऑर्निथोलॉजिस्ट एट टाइम, उस समय ऑर्निथोलॉजिस्ट की जॉब नहीं थी. बोथ ऑप्शन ए एंड बी, दोनों ऑप्शन ठीक है, ए और बी. सो यू नीड टू चूज द राइट ऑप्शन फॉर दिस. Soon I'll send the answer key, then you need to match the answer and you need to write the right answer. Part B, answer these questions. How did a gift from his uncle change Salim Ali's life? किस तरह एक गिफ्ट ने, यानी कि जो उसके अंकल ने गिफ्ट दिया था उसको, एयर गन दी थी, किस तरह उस एयर गन ने उसकी लाइफ चेंज कर दी? सो वी नीड टू राइट द आंसर हियर. Second question, why do you think the business in sorry, why do you think the business in Burma failed? तुम्हें क्यों, क्या लगता है, क्यों लगता है कि जो बर्मा का बिजनेस था वो फेल हो गया था? what are the reasons behind it? How did Salim Ali conduct the survey across the country? पूरी कंट्री में उसने सर्वे कैसे कंडक्ट किया? We need to elaborate this survey according to the chapter. Right. Question number 4. Salim Ali was instrument in saving the wetlands of Bharatpur. Cite reasons to support this statement. तो आपने ये बताना है कि किस तरह वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट था, सलीम अली एक इम्पोर्टेंट पार्ट था उस वेटलैंड्स को बचाने के लिए जो भरतपुर में था. कुछ एग्जांपल्स देके, रीजंस देके आपने इस बात को प्रूव करना है. क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड सलीम अली गैदर बर्ड्स स्पेसिमेंस? उसने, सलीम अली ने बर्ड्स के स्पेसिमेन कैसे गैदर किए? you should try to reply the answer of this question. C part, complete this table about Dr. Saleem Ali. So dear students, this question you have to do in your book, not in your notebook. So you need to fill these options which are the fill-ups. Like here you can see that full name. So what is his full name? You need to mention here. Year of birth, कौन से उसका ईयर था बर्थ का. अ गिफ्ट विच चेंज हिज लाइफ, तो क्या गिफ्ट था जिसने उसकी लाइफ को चेंज कर दिया? सो यू शुड ट्राई टू रिप्लाई ऑफ दीज क्वेश्चंस. राइट. डी पार्ट, this part you have to do in your fair notebook. Think and answer. Weekends found him making a study of birds found in Burma. Who is him and why was he in Burma? तो वीकेंड्स पे वो बर्मा के अंदर बर्ड्स की स्टडी करता था. तो ये हिम वर्ड है, वो किसके लिए यूज किया गया और वो बर्मा में क्या कर रहा था, बर्मा में क्यों था? सो यू नीड टू रिप्लाई ऑफ दिस क्वेश्चंस. सेकंड क्वेश्चन, डॉक्टर सलीम अली truly deserved to be called the
birdman of India. Do you agree? Why? जो डॉक्टर सलीम अली थे वो डिजर्व करते थे, वाकई में डिजर्व करते थे कि उनको बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाए। क्या तुम इस बात से सहमत हो? अगर सहमत हो तो क्यों? राइट, सो यू शुड राइट द आंसर ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 3, वुड यू लाइक टू बी एन ऑर्थोलॉजिस्ट? व्हाई एंड व्हाई नॉट? क्या तुम ऑर्थोनोलॉजिस्ट बनना चाहोगे? क्यों? अगर बनना चाहोगे तो क्यों? अगर नहीं बनना चाहोगे तो क्यों नहीं? So you should try to reply the answer of this question. E part, discuss in the class. It is cruel to cage the birds that roam free in the skies. Express your thoughts on this statement. तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि किसी बर्ड्स को पकड़ना जैसे जो कि इस स्काई में फ्रीली घूमता है, उसको केज करना, उसको एक पिंजरे में बंद करना, वो बहुत ही गलत है, बहुत ही क्रूल है। अपने थॉट्स एक्सप्रेस करो, अपने व्यूज एक्सप्रेस करो कि वो गलत है या नहीं है, क्यों गलत है। तो इस बात के ऊपर आपने इसका आंसर लिखना है। राइट, नेक्स्ट। बर्ड्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे कीप द सिस्टम इन बैलेंस। जो बर्ड्स हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे उस सिस्टम को बैलेंस में रखते हैं। सेट द कंजर्वेशनिस्ट, expand on this, do some research about the ecological role of the birds before you answer this question. तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि जो बर्ड्स हैं हमारे सिस्टम को बैलेंस में रखते हैं, ऐसा कैसे होता है, थोड़ी रिसर्च करनी है इस बारे में और फिर इसका आंसर लिखना है। राइट, सो you have to fill the answer of this question. Now let's talk about the using words. You have already learned that a phrasal verb has two parts, a verb and a particle. The meaning of phrasal verb may be different from the meanings of two parts separately. तो हमें यहाँ पे ये समझना है जिसको हम फ्रेजल वर्ब बोलते हैं वो एक्चुअल में दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है। एक होती है उसमें वर्ब, दूसरा होता है उसमें पार्टिकल। राइट, उनके जो डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होते हैं, अलग अलग वर्ड के रूप में जो मीनिंग होते हैं, जब उनको ज्वाइन कर दिया जाता है तो उनका एक सेपरेट मीनिंग निकलता है, एक अलग मीनिंग निकलता है, उसको बोलते हैं हम फ्रेजल वर्ब। रीड दिस सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। आफ्टर इंडिया gained independence, he not only took over BNHS but also saved the institution from closing down. टेक, टेक की सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज की गई है। टेक मतलब कोई चीज लेना, ओवर मतलब किसी चीज के ऊपर, एंड क्लोज का मतलब बंद होना, डाउन का मतलब नीचे। जब इन वर्ड्स को हम इंडिविजुअली इनकी मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं तो इनके अलग मीनिंग निकलते हैं, परंतु जब इनको इकट्ठा करके लिखा जाता है तो उनका एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है। ऐसे वर्ड्स जो वर्ब होती हैं, दूसरा पार्टिकल होती है, वो पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, वो प्रेपोजिशन हो सकती है, एडवर्ब हो सकती है। तो जब उनको इकट्ठा करके लिखा जाता है तो उस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। जैसे यहाँ पे टुक ओवर का मतलब है कि उसको संभाल लेना, क्लोजिंग डाउन का मतलब है बंद होने से बचाना। राइट, तो ये इनके मीनिंग है जो ज्वाइन करने पे इनके अलग मीनिंग निकलते हैं। राइट, नाउ the highlighted words are phrasal verb. The first one means to take control over, while the second one means stopping to operate. Right, same thing I have told you. मैच द फ्रेजल वर्ब्स विद देयर मीनिंग। तो यहाँ पे कुछ फ्रेजल वर्ब्स दी गई हैं, उनके आपने मीनिंग मैच करने। राइट, आई टेल यू द मीनिंग। फर्स्ट इज शोफ। शोफ का मतलब होता है ट्राई टू इम्प्रेस। यू कैन मार्क दैट, इवन यू कैन राइट द नंबर। शोफ का मतलब होता है ट्राई टू इम्प्रेस, यानी कि दिखावा करना। नेक्स्ट है टेक ऑफ। टेक ऑफ का मीनिंग होता है लीव द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड को छोड़ना। जैसे हम बोलते हैं कि प्लेन टुक ऑफ, यानी कि प्लेन ने उड़ान भरी। उड़ान भरना हम कह सकते हैं, ग्राउंड को छोड़ना कह सकते हैं। थर्ड इज लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू का मीनिंग होता है वेट ईगरली फॉर, किसी चीज का इंतजार करना बड़ी उत्सुकता के साथ, बड़ी बेसब्री के साथ। नेक्स्ट इज फोर्थ टेक आफ्टर। टेक आफ्टर मीन्स रिजेंबल। रिजेंबल मीन्स मेल खाना, यानी कि लगभग सेम सेम होना। फिफ्थ इज
वर्कआउट, वर्कआउट मीन्स डू फिजिकल एक्सरसाइज, यानी कि शारीरिक परिश्रम करना, व्यायाम करना। 6, लुकअप, लुकअप मीन्स फाइंड, लुकअप का मीनिंग होता है फाइंड यानी कि ढूंढना। 7th, गिव अप, गिव अप मीन्स स्टॉप डूइंग समथिंग, किसी चीज को करना छोड़ देना यानी कि त्याग देना। वर्ड नंबर 8, टर्न अप, टर्न अप मीन्स अराइव अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि बिना सूचना के, बिना उम्मीद के आ जाना, आ पड़ना। नेक्स्ट, सेट ऑफ, सेट ऑफ मीन्स स्टार्ट अ जर्नी, यानी कि कोई यात्रा शुरू करना। क्लियर अप, क्लियर अप मीन्स मेक टाइडी, राइट? सो कम ऑन द नेक्स्ट एक्सरसाइज, use the right form of phrasal verb from the previous exercise to complete these sentences। जो हमने ये 10 phrasal verbs दी गई हैं उनको उनकी नीड के अकॉर्डिंग, जरूरत के अकॉर्डिंग इन जो फिलअप्स हैं यहाँ पे आपको उनको फिल करना है, राइट? लाइक शी हैज ईटिंग स्वीट्स एज शी हैज ए मेडिकल प्रॉब्लम। शी हैज गिवन अप यानी कि उसने छोड़ दिया है मिठाइयां खाना क्योंकि उसको एक मेडिकल प्रॉब्लम है। सो which phrasal verb is suitable here? So you need to fill the that verb, right? Here you need to fill the these phrasal verbs, right? According to the sentence, according to the need of sentence. Next part, spelling. Write suitable words which mean the same as these phrases. The words end with o r y, a r y, e r y. तो जो यहाँ पे सेंटेंसेस लिखे गए हैं, फ्रेजेस लिखी गई हैं, उनके लिए एक अप्रोप्रिएट वर्ड्स होते हैं, वो आपने लिखने हैं, वो अपने लिखने की कोशिश करनी है। वो वर्ड बेसिकली ओ आर वाई या ए आर वाई या ई आर वाई पे खत्म होने चाहिए। जैसे कि अ बुक दैट लिस्ट टेलीफोन नंबर्स, एक ऐसी बुक जिसके अंदर बहुत सारे टेलीफोन नंबर्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्टरी, राइट? सो ये वर्ड्स हैं ओ आर वाई, ए आर वाई या ई आर वाई पे एंड होने चाहिए। नेक्स्ट, समथिंग यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, कोई ऐसी चीज जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज की जाती है, दैट इज कॉल्ड बैटरी, बी ए डबल टी ई आर वाई, बैटरी, राइट? एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर बीइंग फियरलेस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो फियरलेस को एक्सप्रेस करता हूं। फियरलेस का मतलब जो निडरता को एक्सप्रेस करता हो, that is bravery. So according to these phrases you need to write the appropriate word here, okay? So you have to do this exercise and soon I'll send the answer key, then you can match the answers, right? Now please come on the next poem. That's a beautiful poem. This poem name is To a Butterfly. To a Butterfly. This is on page number 132. 132 page, you need to open that. On this page you will find this beautiful poem written by William Wordsworth. William Wordsworth, To a Butterfly. Please open this poem. It's written on the page number 132. Let's warm up. Look at these pictures of butterflies. आपने इन pictures को देखना है. First is marsh fritillary, second is red admiral, third is orange tip butterfly. So these are the names of these butterfly. Find out interesting facts about these butterflies and discuss in the class. आपने इनके कुछ और facts internet से find out करने हैं, right? Next point. Butterflies bask in the sun with their wings open or closed. जो बटरफ्लाई होती हैं बास्क करती हैं, बास्क का मतलब होता है कि धूप सेकना, बेसिकली सेकना, बेसिकली धूप में यानी कि सन की रेस में अपने आप को सेकना, किसी चीज को सेकना, दैट इज कॉल्ड बास्क। तो बटरफ्लाई होती हैं जो सन में बास्क करती हैं अपने विंग्स को ओपन करके और क्लोज करके, बार बार बंद करके और खोल के अपने आप को बास्क करती हैं। They do this to raise their body temperature so they can fly. वो ऐसा करती हैं, बटरफ्लाई ऐसा करती हैं ताकि वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को, गर्मी को बढ़ा सकें और उसकी वजह से वो उड़ सकें। Let us read this poem about a butterfly basking in sun.
एक पोएम के बारे में पढ़ते हैं जिसमें एक बटरफ्लाई के बारे में बताया गया है, जो अपने आप को बास्किंग कर रही है, अपने आप को सेक रही है, धूप सेक रही है, राइट। बिफोर reciting this poem, let's understand some difficult words of this poem so that we will get a clear understanding. First is self-poised. Self-poised means self-confident. Means कोई चीज सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, यानी कि बिना किसी की हेल्प के, बिना किसी की सपोर्ट के अपने आप बैलेंस बना के कोई चीज जब खड़ी रहती है, किसी एक स्थान पर स्टिक रहती है, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ पोइज्ड। नेक्स्ट वेरी, वेरी मीन्स वेरी टायर्ड, यानी कि बहुत ही ज्यादा थका हुआ होना। नेक्स्ट इज लॉज, लॉज मीन्स हियर कम टू रेस्ट, लॉज का मतलब है यहाँ पे आराम करने के लिए आना। नेक्स्ट इज सेंचुरी, सेंचुरी मीन्स अ सेफ प्लेस, अ प्लेस वेयर पीपल एनिमल्स आर गिवन शेल्टर, एक ऐसा प्लेस जहां पे एनिमल्स आते हैं या बर्ड्स आते हैं उनको, या पीपल आते हैं उनको एक शेल्टर मिलता है, उनको एक शरण मिलती है, राइट, दैट्स कॉल्ड सेंचुरी। नाउ रिसाइट दिस ब्यूटीफुल पोएम। I have watched you now a full half hour, self-poised upon that yellow flower. A little butterfly indeed. I know not if you sleep or feed, how motionless, not frozen seas. More motionless, and then what joy awaits you when the breeze has found you out among the trees and calls you forth again. This plot of orchard ground is ours. My trees, they are my sister's flowers. Here rest your wings when they are weary. Here lows as in a sanctuary. Come to us often, fear no wrong. Sit near us on the bough. We'll talk of sunshine and of song, and summer days when we were young. Sweet childish days that were as long as 20 days are now. Right. So basically, the author of this poem is Words William Wordsworth. So basically, this poet writes about the nature. So he has observed a butterfly and which is basking in the sunlight. So he wrote something about this, and now let's understand this. I have watched you now a full half hour. तो उत्तर कहता है कि लगभग आधे घंटे से मैं तुम्हें देख रहा हूं, आधे घंटे तक मैंने आपको देखा है। सेल्फ पोइस्ट अपॉन द येलो फ्लावर, वो कहता है कि तुम एक येलो फ्लावर के ऊपर बिल्कुल अपने आप बिना किसी सपोर्ट के बैलेंस बना के खड़ी हुई हो। एंड लिटिल बटरफ्लाई इंडीड, और वास्तव में वो कहता है कि तुम एक छोटी सी बटरफ्लाई हो। ऑफ कोर्स तुम एक छोटी सी बटरफ्लाई हो, उसके बावजूद तुम वहां पे एक अच्छे से बैलेंस बना के वहां पे येलो फ्लावर पे हो तुम। I know not if you sleep or feed, how motionless, not frozen seas, more motionless and then. तो फिर उत्तर कहता है कि मुझे नहीं पता, जब तुम वहां पे बैठी हुई हो, मुझे नहीं पता कि तुम जो बटरफ्लाई हो वहां पे उस समय सो रही हो, या कुछ खाना खा रही हो, या कुछ रस चूस रही हो उस फ्लावर का, मुझे नहीं पता, परंतु तुम मोशनलेस हो, तुम्हारे अंदर कोई भी मोशन नहीं है, तुम बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रही हो। नॉट फ्रोजन सीज, परंतु तुम उस तरह भी नहीं हो जिस तरह की फ्रोजन सीज होती हैं, जैसे कोई सागर जो होता है, समुंदर जो होता है, उसके अंदर बर्फ जम जाती है, वो मोशनलेस हो जाता है, तो उस तरह की मोशनलेस भी तुम नहीं हो, उससे ज्यादा मोशनलेस हो। एंड देन व्हाट जॉय अवेट्स यू व्हेन द ब्रीज हैज फाउंड यू आउट अमंग द ट्रीज। तो कहते हैं कि तुम्हारा किसी एक तरह का, जैसे तुम किसी एक इंजॉयमेंट का वेट कर रही हो, जब वहां पे ब्रीज चलती है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं उन ट्रीज के अंदर, एंड कॉल्स यू फोर्थ अगेन, और तुम्हें वो जो हवाएं होती हैं, ठंडी ठंडी हवाएं होती हैं, वो मानो कि तुम्हें बुला रही हैं, होती हैं कि वहां से निकलो, उन ट्रीज से निकलो और बाहर के इन्वायरमेंट में आ जाओ। इस तरह का मुझे वो फील होता है जब वहां पे ब्रीज चलती है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, और तुम वहां से उड़ के कहीं और चली जाती हो। दिस प्लॉट ऑफ ऑर्चर्ड ग्राउंड इज आर्स, ये ऑर्चर्ड यानी कि जो बगीचा है, ये फ्रूट्स का जो बगीचा है वो हमारा है। और तरह से उसको बताता है, माई ट्रीज दे आर माई सिस्टर्स फ्लावर्स, वो कहता है कि जो ट्रीज हैं वो सारे मेरे हैं,
और जो यहाँ पे फ्लावर्स हैं वो मेरे सिस्टर के हैं। वो ऐसा बताता है कि ये जो ट्रीज मैंने लगाए हैं, ये फ्लावर्स हैं, ये मेरी सिस्टर ने लगाए हैं, तो ये जो ट्रीज है मुझसे बिलोंग करते हैं, जो फ्लावर्स हैं मेरी सिस्टर से बिलोंग करते हैं। हियर रेस्ट योर विंग्स व्हेन दे आर वेरी। तो वो कहता है, उत्तर कहता है, उस बर्ड को कहता है, सॉरी उस बटरफ्लाई को कहता है कि जब भी तुम थकी हुई हो तुम यहाँ पे आ जाना और अपने विंग्स को यहाँ पे रेस्ट दे देना। हियर लोज एज इन अ सेंचुरी। और यहाँ पे तुम एक जैसे एक सेंचुरी में, एक शरणार्थल में लोग रेस्ट करने के लिए आते हैं, आराम करने के लिए आते हैं, तुम भी यहाँ पे रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए यहाँ पे बटरफ्लाई को ऐसा कहता है कि तुम आ सकती हो। कम टू अस ऑफन, फियर नो रॉन्ग। तो कहते हैं कि तुम अक्सर बार बार जब चाहे तुम यहाँ पे आ सकती हो और तुम्हें यहाँ पे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिट नियर अस ऑन द बाउ। तो यहाँ पे जो ट्रीज हैं उनकी बाव पर, उनकी शाखा पर तुम हमारे पास आके बैठ सकती हो। विल टॉक ऑफ सनशाइन एंड ऑफ सॉन्ग। तो उधर कहता है कि जब तुम यहाँ पे बैठोगी तो हम सनशाइन के बारे में बात करेंगे और गानों के बारे में बात करेंगे। एंड समर डेज, और गर्मियों के दिन के बारे में बात करेंगे। व्हेन वी वर यंग, जब हम छोटे थे हम उन दिनों के बारे में बात करेंगे। स्वीट चाइल्डिश डेज। तो उधर कहते हैं कि वो जो डेज थे हमारे जब हम छोटे बच्चे थे, जो चाइल्डिश डेज थे, बचपन बचपन के दिन थे, देवर एज लॉन्ग एज 20 डेज ना 20 डेज आर नाउ। फिर उत्तर कहता है कि वो जो दिन थे ना वो अब के 20 दिनों के बराबर थे, यानी कि 15-20 दिन जैसे अब जल्दी से कट जाते हैं। तो मुझे ये लगता है, उत्तर ऐसे बताता है, अपनी भावनाओं से ऐसा एक्सप्रेस करता है कि वो जो चाइल्डिश डेज थे वो बहुत ही थोड़े थे, जैसे कि 20 दिन यहाँ पे कट जाते हैं, तो वो उसी तरह वो चाइल्डिश डेज बहुत जल्दी हमारे खत्म हो गए। राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पोएम। हाउ लॉन्ग हैज द नरेटर बीन वॉचिंग द बटरफ्लाई। जो नरेटर होता है वो बटरफ्लाई को कितनी देर से वॉच कर रहा होता है, देख रहा होता है। सेकंड, what does the narrator say to the reassure the butterfly about safety and rest। तो सेफ्टी के बारे में और रेस्ट के बारे में कितनी वो नरेटर जो उसको श्योरिटी देता है, आश्वासन देता है कि कितना तुम यहाँ पे सेफ हो, कितना बताता है उसको। What does the narrator wish to talk about with the butterfly। जो नरेटर होता है वो किस तरह की विश करता है, किस तरह की बातें करता है कि जब वो बटरफ्लाई से बात करेगा तो किस किस तरह की वो बातें करेगा, किस किस तरह की वो चाह रखता है। राइट। क्वेश्चन बी, read the lines and answer the questions that follow। And little butterfly indeed, I know not if you sleep or feed। Why does the narrator call the butterfly little। तो इन लाइंस पे नरेटर बटरफ्लाई को लिटिल क्यों कहता है। सेकंड, which two words in these lines rhyme with each other। ऐसी कौन सी दो वर्ड्स हैं जिनका राइम यानी कि इनका साउंड आपस में मेल खाता है, लगभग सेम है। So you should try to find। This plot of orchard ground is ours, my trees they are my sister's flowers। Who is saying these lines and to whom। ये लाइन कौन कह रहा है और किसको कह रहा है। बी क्वेश्चन, हु डज द ऑर्चर्ड बिलोंग टू। वो ऑर्चर्ड किससे बिलोंग करता है, किससे संबंध रखता है, उसका ओनर कौन है। थर्ड क्वेश्चन, हियर लॉज एज इन अ सेंचुरी। हु इज बीइंग आस्क्ड टू लॉज एज इन अ सेंचुरी। किसको कहा गया है वहां पे उस सेंचुरी में आराम करने के लिए, जो ऑथर किसको कह रहा है। बी, व्हाट डज द वर्ड सेंचुरी मीन। सेंचुरी का यहाँ पे मीनिंग क्या है। सी क्वेश्चन, which place is being referred to as an sanctuary and why। किस प्लेस को वहां पे सेंचुरी के रूप में दिखाया गया है और क्यों दिखाया गया। राइट। नाउ थिंक एंड आंसर। इमेजिन द बटरफ्लाई टॉकिंग टू अ फ्लावर। इमेजिन करो कि बटरफ्लाई एक फ्लावर से बात कर रही है। व्हाट वुड दे बी टॉकिंग अबाउट। तो वो बटरफ्लाई उससे क्या बात कर रही होगी। राइट अ डायलॉग बिटवीन द फ्लावर एंड द बटरफ्लाई। अब कोशिश करो कि आप डायलॉग्स लिखो कि वो फ्लावर्स और बटरफ्लाई आपस में क्या बातें कर रही होंगे। क्वेश्चन 2, द बटरफ्लाई इज अ वेरी डेलिकेट क्रिएचर। जो बिल्कुल नाजुक सी एक क्रिएचर होती है बटरफ्लाई।
Can you think of more such delicate creatures? Write about what makes them so delicate. क्या कुछ और delicate creatures के बारे में आप सोच सकते हो? बताओ कि क्या चीज है जिसकी वजह से हम उनको कह सकते हैं कि वो बहुत ही डेलिकेट है, यानी कि बहुत ही नाजुक है, राइट? So you need to try to give the answer of this question. Firstly, you will write in your practice notebook, and then I'll soon send the answer key of these questions. Then you can match